पढ़ना सारा इजी करके न लेना कोई रिस्क। चलो आज पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों को बहुत सारी डिफिकल्टी आती है समझने में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या। तो बड़ा सिंपल है कि भाई हमारे पास अगर कोई रिएक्शन है, सपोज वी आर हैविंग टू रिएक्टेंट्स ओवर हियर, ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट हैं, अभिकारक हैं जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट्स हैं, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, गुणांक हैं, वो हैं ए और बी। क्लियर है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से जब हम लिखते हैं तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं कि दैट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल डेटा पे बेस्ड नहीं है, ये थ्योरेटिकल कांसेप्ट पे बेस्ड है। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं वो ये अपन ने पावर लगा दिए, जो केमिकल काइनेटिक्स के एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैच नहीं करता है। अब अगर हमको किसी रिएक्शन की ऑर्डर निकालनी है तो उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है कि यहां पर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, दैट रेट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। पहला कंसंट्रेशन है, इसकी पावर जो आएगी वो आएगी हमारे पास, दैट कैन बी अदर देन कोफिशिएंट ए। ये m भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं। हो सकता है कि ये m की वैल्यू इस a के बराबर हो, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा एक्सपेरिमेंटल डेटा से, जिसकी बात अभी हम करने वाले हैं। अगेन वी कैन से दैट रेट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर, अगेन वी हैव टेकन n नॉट b। अब अगर हम इस रिएक्शन को ओवरऑल लिखें तो दैट बिकम्स रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर m इनटू कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर n। पर अगर हमको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है देन वी हैव टू मेक इट लाइक r इक्वल्स टू, ये कहलाता है रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर m एंड कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर n। ये जो हमारे पास फॉर्मेट आ गया, इसमें जो m आ रही है दैट इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट a एंड दैट n इज द ऑर्डर with respect to reactant B। अब ये जो कंसंट्रेशन की पावर्स हैं M और N, ये कैलकुलेट कैसे करी जाती हैं? तो ये सारे एक्सपेरिमेंटल डेटा कैसा, हमने क्या किया, यहाँ पर स्टार्ट किया 1 मोल पर लीटर के सॉल्यूशन से, बोथ द सॉल्यूशन हैज बीन टेकन एज 1 मोल पर लीटर। फिर हमने क्या किया, एक का कंसंट्रेशन डबल कर दिया, या 4 टाइम्स बढ़ा दिया, 10 टाइम्स बढ़ा दिया, दूसरे का उतना ही रखा। फिर देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन में कितना चेंज आ रहा है, जो चेंज आया उसके लिए हमने रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर ली, और कितना कंसंट्रेशन में चेंज किया वो हमने नोट कर लिया। अब कंपेयर करके हम ये जो पावर है हमारे कंसंट्रेशन टर्म की वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंटल डेटा पे बेस्ड हमारा एक्सप्रेशन होता है, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशंस के इक्वल करी जाती है, इसमें ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो भाई एक डेफिनेशन तो हमारे पास हो गई कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है दैट इज कैलकुलेटेड बाय द रेट लॉ। अगर हमको रेट लॉ एक्सप्रेशन पता चल गया, हमने m और n की वैल्यू निकाल ली, तो ये जो पावर वैल्यूज हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। a के लिए ऑर्डर हो जाएगा m, b के लिए ऑर्डर हो जाएगा n, एंड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज m प्लस n। अगर इसको डिफाइन करने चले हम थ्योरेटिकल टर्म में, तो वी कैन से डिपेंडेंसी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द change in the concentrations of the reactants is defined as order of a reaction, or you can say sum of the powers of the concentration terms of the reactants in the rate law expression is termed as order of a reaction. Okay, so that's very simple. In that both the definitions are correct, and you can calculate the order by using this formula easily. But these m and n values can only be calculated by the experimental data. It will not have any theoretical concept at all. अगर आपको मालूम है तो मालूम है, कैलकुलेट किया तो उससे ही आएगा, ऐसे आ नहीं सकता है। क्लियर है?